नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 9 जून 2026 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स हमारे सामने है कि भारत ने जो ट्रेड डील साइन करी है, मुक्त व्यापार समझौता, उसमें अभी कुछ प्रमुख चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं। तो अभी हाल में ही ओमान के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता था वो 1 जून 2026 से लागू हो गया है। तो इस प्रकार भारत ने अब तक 15 मुक्त व्यापार समझौते मुक्त समझौते किए हैं और वो भी 27 देश इसमें शामिल हैं। लेकिन इसमें चुनौतियाँ कहाँ आ रही है? तो व्यापार हमारा घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आयात हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हमारी घरेलू विनिर्माण जो इकाइयाँ हैं उन पर दबाव भी बहुत ज़्यादा अब बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। तो इससे जो हमारे मुक्त व्यापार समझौते हैं उन पर एक व्यापक समीक्षा की जा रही है इसी कारण से। जैसे अभी देखें तो 2025 में संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और EFTA देशों के साथ जो हमारा मुक्त व्यापार समझौता था, लेकिन इससे जो व्यापार का घाटा है भारत का वो $50 बिलियन से अधिक रहा इन सभी देशों से। तो ये एक चिंताजनक स्थिति को दर्शा रहा है। अब देखिए, जो FTA के देश हैं उन देशों में भारतीय निर्यात को तो बहुत कम लाभ मिलता है क्योंकि वहाँ पहले से ही शुल्क कम है, लेकिन वहाँ के जो निर्यात है वो भारत में जब आते हैं तो भारत आयात शुल्क का अपना कटौती करता है। तो इससे भारत में वो वस्तुएं बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है। तो एक ये भी फैक्टर है। दूसरा है कि भारतीय निर्यातक जो है वो FTA का पूरा लाभ उठा नहीं पाते हैं। केवल 20 से 30% पात्र निर्यात ही इन समझौते का अधिमान्य प्रावधानों का उपयोग करते हैं, बाकी नहीं कर पाते। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी एक प्रकार से बाधा बनी है। जैसे कच्चे माल पर अगर अधिक शुल्क लगा दिया जाए और इनसे तैयार माल पर ही कम शुल्क हो तो इससे भारतीय घरेलू विनिर्माताओं की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। और एक तरीके से देखें तो सस्ती उत्पादन लागत और भारतीय बाजार में जो शुल्क मुक्त पहुंच जो दे दिया गया है आसियान देशों को, तो जो कंपनियां हैं वो मेक इन आसियान और सेल इन इंडिया का एक प्रकार से रणनीति अपना रही है। तो इससे हम लोगों को क्या आगे की राह लेनी होगी? तो सबसे पहला कि प्रशुल्क की समीक्षा। तो जो हम लोगों ने प्रशुल्क जो है ना, शुल्क मुक्त बाधा शुल्क बाधा जो था उनको हटाकर जो हम लोगों ने मुक्त व्यापार समझौता साइन किया है, तो उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। इसके बाद है कि अनुपालन को सख्त बनाया जाना चाहिए। जैसे रूल ऑफ ऑरिजिन जैसे जटिल जो FTA नियम है ना, उसको आसान करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें। घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा देना होगा मेक इन इंडिया के तहत, तब तो हम दूसरे के देश में अपने सामान को निर्यात कर सकेंगे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य वित्त आयोग के लिए डेटा सेट्स पर रिपोर्ट जारी की है। तो ये देखिए, उन्होंने ये कहा है कि राज्य वित्त आयोग को सशक्त बनाने के लिए एक सुदृढ़ सूचना संरचना बनाना होगा। तो देखिए, राज्य वित्त आयोग सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 243I के तहत दिया गया है ना। तो याद रखिएगा, I4 होता है इनकम मतलब वित्त, है ना। तो याद रखिएगा 243I मतलब राज्य वित्त आयोग। इसके बाद बोल रहे हैं कि राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच ये राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है। तो जो स्थानीय निकाय है ना, उनको जो फंड प्रोवाइड किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, तो ये उनकी वितरण की सिफारिश करता है। ये ये नहीं करता, ऑर्डर नहीं झाड़ता, इनका बाध्यकारी नहीं है। लेकिन इसमें चुनौतियाँ बहुत सारी है। तो अलग अलग डेटा संग्रह, डेटा अलग अलग संस्थानों के पास होती है। क्षेत्रवार डेटा का अभाव है इनके पास। गैर मानक लोक लेखा होती है। जैसे इसमें राज्यों का अलग अलग लेखा प्रणालियाँ हैं, जिसके कारण से तुलना करना ना राज्यों के बीच बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी हो रही है और राज्य वित्त आयोग के गठन में देरी की जा रही है। मेन चीज़ देखिए यही आ गया कि गठन में देरी हो रही है। तो इसलिए कुछ उन्होंने सिफारिश दी है। तो सिफारिश ये है कि प्रदर्शन का लेखा परीक्षण जो है ना, ऑडिट जो है वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा की जानी चाहिए, जिससे कि एक प्रकार से वो डेटा में प्रबंध ये हो, क्या बोलते हैं, अलग अलग लेखा प्रणालियाँ नहीं हो, बल्कि ये दोनों के तुलना करना आसान हो और एक लेखा प्रणाली हो, एक मॉडल हो, वो बात है। अस्थायी राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद है कि स्थानीय निकायों को होने वाले हस्तांतरण के लिए समान लेखा प्रणालियाँ लागू की जाए। तो अभी बोला मैंने। इसके बाद है पंचायत उन्नति सूचकांक के मानकों को अधिक सटीक बनाए जाने की आवश्यकता है, तो लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। तो वो बात की गई है। नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं। NCAER रिपोर्ट। तो NCAER रिपोर्ट ने भारत में छिपे हुए डिजिटल डिवाइड को उजागर किया है। तो उन्होंने ये कहा है कि भारत में 2025 तक तो इंटरनेट उपयोगकर्ता 1 अरब से अधिक हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइड बना हुआ है।
तो उनका देखिए कुछ रिपोर्ट है, ये देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 95% के पास तो मोबाइल फ़ोन है परिवार में, 95% परिवार के पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उनमें से सिर्फ 8% के पास ही कंप्यूटर है या लैपटॉप है। इसके बाद बोला उन्होंने कि 27.5 मतलब 28%, लगभग 28% परिवार के पास ही पूरी तरीके से ऑफलाइन है। बाकी लोगों के पास उतना नहीं है। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी 28% जो परिवार है ना वो ऑफलाइन है, मतलब वो अभी तक ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मनोरंजन 66% और सोशल मीडिया 53%। तो यही चीज़ों के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है, जबकि शिक्षा के लिए तो 16% और सरकारी सेवाओं के लिए मात्र 11% ही किया जा रहा है। तो उपयोग में असंतुलन नजर आ रहा है। इसके बाद बोला कि 20% परिवारों को डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ रही है। जैसे फॉर्म भराना है तो बोल रहे हैं कि मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, आप भर दो। तो ये दूसरों की सहायता क्यों लेनी पड़ रही है? क्योंकि वो दूसरे मतलब अच्छे से जो डिजिटल दुनिया है उनको अच्छे से नहीं समझ सके हैं, उनमें वो सहज नहीं है, तो वो बात बोली जा रही है। फिर कामकाजी उम्र की महिलाएं केवल 35% ही इंटरनेट उपयोग करती है, जबकि पुरुषों में यह तो 60% पे चली गई है। तो देखिए कहाँ डबल शिफ्ट मारा है। इसके बाद वृद्धजन जो है 60+ एज के लोग, उसमें तो मात्र 10% से भी कम लोग ऑनलाइन सक्रिय रहते हैं। तो उन्होंने कुछ सिफारिश दी है। जैसे उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करो भाई, किफ़ायती ब्रॉडबैंड लाओ और पब्लिक वाईफाई का विस्तार करो। फिर उन्होंने कहा कि डिजिटल असमानता में अगली पीढ़ी तक पहुंचने से रोकने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को शामिल करो, ताकि लोगों के बीच जो डिजिटल डिवाइड है वो कम हो सके। बुजुर्गों के लिए डिजिटल सहायता मतलब कराओ, जैसे समुदाय आधारित डिजिटल सेवा केंद्र खोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लैंगिक स्तर पर अंतराल को कम करना चाहिए, मतलब जो लैंगिक स्तर पर भेदभाव हो रहा है तो उनके लिए हमें सामाजिक स्तर पर मतलब परिवर्तन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग खबर की ओर चलते हैं। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री जिसको कहा जाता है, उन्होंने अपनी वार्षिक अभी सिप्री ईयरबुक 2026 जारी की है। तो सिप्री ईयरबुक 2026 में ये कहा गया है कि जनवरी 2026 तक विश्व भर में 12,187 परमाणु वॉरहेड्स हैं, और भारत में अभी वॉरहेड्स जो है ना बढ़कर 190 हो गई है, जिसमें भारत ने तो पहली बार वो 12 वॉरहेड्स मिसाइलों पर तैनात कर दी है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अभी हम लोगों ने 12 परमाणु बम ना डायरेक्ट मिसाइल पे ही लोड करके रखे हैं कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो सीधे चले जाए। पहले नहीं रखते थे, पहले मिसाइल को अलग जगह रखा जाता था। अब देखिए चीन के पास 620 परमाणु वॉरहेड्स हैं और पाकिस्तान के पास 170 हैं। वैश्विक सैन्य व्यय देखें तो 2025 में यह व्यय अभी 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, मतलब वैश्विक। और भारत कितना कर रहा है? तो भारत 92.1 बिलियन डॉलर सैन्य व्यय कर रहा है, जो कि 5वां सबसे बड़ा है। और यूक्रेन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत ही है, जिसमें 8% हिस्सेदारी है वैश्विक हथियार आयात में। फिर हथियार निर्यात में 70% हिस्सेदारी जो है केवल 5 देश अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी और चीन की है। और सशस्त्र संघर्षों की संख्या जो 2024 में 3 थी, अब 2025 में बढ़कर 6 हो गई है, दोगुनी। और अभी जो है युद्ध की रणनीति बदल रही है, तकनीकी रणनीति आ रहा है। जैसे अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ड्रोन समूह हो गया, ड्रोन स्वाम्स, स्वायत्त हथियार और साइबर उपकरणों का उपयोग होने लगा है। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए वैश्विक तंत्र भी बनाई गई है। जैसे संस्थाएं अगर हम लोग देखें तो संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण मामलों का कार्यालय है, निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1978 है। तो ये सभी संस्थाएं हैं। और संधियां क्या क्या की गई थी? परमाणु हथियार अप्रसारण संधि यानी NPT, वो 1968 में साइन की गई थी। भारत तो इनका नहीं है, मतलब हस्ताक्षर करता। दूसरा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, वे है 1996, इसमें भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। परमाणु हथियार निषेध संधि 2017 में इसको लाई गई थी, जो कि परमाणु हथियार के विकास, रखने, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। तो भारत ने ऑफकोर्स इस पर हस्ताक्षर नहीं की होगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, उनके अभी 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो लाई कब गई थी? 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से लाई गई थी इसे। यह प्रसव पूर्व मतलब जो बच्चे का जन्म होता है उससे पहले जो उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। ये गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही, याद रखिएगा, दूसरी और तीसरी तिमाही में ये जो है ना महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, देखभाल प्रदान करती है।
इसमें निजी डॉक्टर प्रत्येक महीने के 9 तारीख को स्वच्छता से सेवाएं दे सकते हैं और उनको ना आई प्लेज फॉर 9 अचीवर्स पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है रणनीति लाई गई थी ये 2022 में, जिसमें अनुवृत्ति देखभाल यानी फॉलो अप केयर को भी बढ़ावा दिया गया है कि सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी और तीसरी तिमाही नहीं बल्कि उससे आगे भी। अब देखिए इसकी उपलब्धियां क्या है, तो 7.5 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान की गई है और मातृ मृत्यु दर जो है ना वो 2014 से 16 में जहां 130 प्रति लाख जीवित जन्म थी, जो अभी 2022-24 में यह 87 प्रति लाख जीवित जन्म पर पहुंच गई है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें बोला गया है कि व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ अब एकीकरण इसको किया जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान, जननी सुरक्षा योजना, इसके तहत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है। फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, इसके अलावा सुमन पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फिर लक्ष्य, ये सभी पहले जो है ना एक प्रकार से मातृ अभियान को लेकर महिलाओं को लेकर लागू की गई स्वास्थ्य सेवाएं हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसका जो है ना अब पश्चिम बंगाल ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है, इसमें शामिल हो गया। तो ये योजना अब राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तार हो गया है। इसको 2018 में शुरू किया गया था। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब इसमें राज्यों को भी पैसा देना पड़ेगा। यह विश्व में सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना माना जाता है। इसमें घटक क्या क्या है, तो सबसे पहला है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये 2 चीज़ इसमें आती है। यह द्वितीयक और तृतीयक स्तर, याद रखिएगा, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति 5 लाख का कैशलेस अस्पताल उपचार प्रदान करती है। नेक्स्ट है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल। तो देखिए काबिल ने अभी अर्जेंटीना में 5 महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिज ब्लॉक का अधिग्रहण कर लिया, मतलब उसको ले लिया अपने कब्जे में। तो इसमें देखिए लिथियम ट्रायंगल जो है ना, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, याद रखिएगा ABC, ए से अर्जेंटीना, बी से बोलीविया, सी से चिली। तो उनके पास विश्व का आधे से अधिक लिथियम संसाधन है। तो अर्जेंटीना के पास तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम संसाधन है और तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है और चौथा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक है अर्जेंटीना। काबिल के बारे में अगर देख लें तो इसको 2019 में मतलब स्थापित किया गया था केंद्रीय खान मंत्रालय के अंतर्गत। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करना और भारत की खनिज सुरक्षा एवं आपूर्ति श्रृंखला की निरंतरता सुनिश्चित करना है। वीरता पुरस्कार अगर हम लोग देखें तो अभी हाल फिलहाल में जैसे बोला गया है सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार दिया गया है। ये युद्ध काल और शांति काल दोनों समय में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इसको दिया जाता है। वर्ष में 2 बार यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर इसको घोषित की जाती है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों इसमें मतलब सिफारिशें मतलब आमंत्रित करते हैं, इसमें दोनों से सिफारिशें ली जाती है। युद्ध काल की वीरता पुरस्कार अगर हम लोग देखें तो परमवीर चक्र सर्वोत्तम है, महावीर चक्र, वीर चक्र। तो जो वीर आते हैं तो वो वीरता के लिए युद्धकालीन ये मतलब वीरता पुरस्कार है। जो शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है उसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, तो ये सभी हैं। नेक्स्ट हम लोग खबर की ओर बढ़ते हैं, वो है जोजिला सुरंग। तो ध्यान रखिएगा जोजिला सुरंग अभी पूरी तरीके से देखें तो खुदाई उनकी समाप्त हो चुकी है। अभी खुदाई में उसका ब्रेक थ्रू हो चुका है, ब्रेक थ्रू ब्लास्ट कर चुके हैं। वो नितिन गडकरी गए हैं और नितिन गडकरी ने उसकी ब्रेक थ्रू ब्लास्ट कर दिया है। तो जोदाई की मतलब जोजिला सुरंग की ना खुदाई की पूरी मतलब ख़त्म हो चुकी है, अब उसका फिनिशिंग होगा। तो देखिए बोला गया कि यह 13.14 किलोमीटर लंबा है, घोड़े की नाल के आकार की है और एक एकल ट्यूब द्विदिशीय मतलब सुरंग है। मतलब ट्यूब एक ही है, उसी में एक लेन इधर जाएगा, एक लेन इधर आएगा, एक ही ट्यूब के अंदर। यह गादरबाल यानी कश्मीर को कारगिल जिले के द्रास यानी लद्दाख से जोड़ती है। इसका निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यानी NATM के माध्यम से किया जा रहा है और 2028 तक ये बन जाएगा, जो कि लद्दाख को 12 मासी सड़क संपर्क प्रदान करेगी। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन। तो देखिए पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके तहत इसका उद्देश्य है पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये पांडुलिपि विरासत का डिजिटल माध्यम में संरक्षण, सूचीकरण और साझा करना इसका फोकस रहा है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स।
तो देखिए इसमें बोला है कि भारत का जो ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में प्रवेश इस बॉन्ड की मांग और रुपए की स्थिति के आधार पर तय किया जाएगा। तो ये जो है ना ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स, ये विश्व के सबसे प्रभावशाली बॉन्ड सूचकांक में से एक है। ये बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। भारत जो है वर्तमान में ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। सॉरी ये कुछ एक सेकंड, ये कहाँ से होगा, यस कैंसिल। हाँ तो देखिए बोला गया है कि भारत जो है वो वर्तमान में ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने का प्रयास तो कर रहा है। और भारत जो है उससे पहले भी, मतलब इससे पहले JP मॉर्गन GBI EM 2024 और FTSE रसेल EM GBI 2025 जैसे प्रमुख वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल हो चुका है। तो ये शामिल होने से फ़ायदा ये होगा इसका, जैसे अगर इसमें हम लोग को शामिल कर लिया जाएगा तो हमारा जो बॉन्ड है ना, सरकारी जो सॉवरेन बॉन्ड निकालती है सरकार, तो उनमें भारत की रेटिंग जो है ना, भारत की विश्वसनीयता उस वो बॉन्ड मार्केट में ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भारत सरकार अपने कर्ज लेने के लिए ब्याज दर को कम रखेगी, तो हमारी सरकार को कम ब्याज दर पर भी अच्छा ऋण मिल जाएगा, क्योंकि हमारा बॉन्ड में जो है ना, बॉन्ड इंडेक्स में विश्वसनीयता ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो बात इसमें की गई है। नेक्स्ट है यमुना नदी। तो देखिए यमुना नदी को देखें तो इसका उद्गम गढ़वाल हिमालय के बंदरपूछ शिखर के निकट यमुनोत्री हिमनोद से होता है। लंबाई इसका है 1300 किलोमीटर। ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां देखें तो हिमालयी सहायक नदियां में आती है ऋषि गंगा, हनुमान गंगा और टोस और गिरी। और मैदानी सहायक नदियों में हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, कीन्ह। सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी है टोस। इसका बाद बोल रहे हैं कि भारत की ये सबसे लंबी नदी है जो कि समुद्र में नहीं मिलती। नेक्स्ट है H1B वीज़ा। तो अमेरिकी संघीय न्यायालय है, उन्होंने H1B वीज़ा का जो शुल्क डोनाल्ड ट्रंप ने $1 लाख करने का निर्णय लिया था, उसको इन्होंने गैर कानूनी बताकर इसे रद्द कर दिया है। H1B वीज़ा है क्या? ये एक गैर आप्रवासी वर्क वीज़ा है। मतलब जो अमेरिका में जाते हैं, कोई पेशेवर हैं, वो अगर काम करना चाहते हैं और वो भी काम विशेष ज्ञान का होना चाहिए और कम से कम उसके पास स्नातक या समकक्ष योग्यता से भी मतलब होना आवश्यक है इस H1B वीज़ा के लिए, उनको ये दिया जाता है। इसकी शुरुआत यह 3 वर्ष से किया जाता है, लेकिन इसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह भारतीय नागरिक जो है ना, वो H1B वीज़ा का सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। तो इसीलिए अब ये कम हो चुका है, इसको गैर कानूनी बताते हुए खारिज कर दिया है। तो इससे भारतीय मतलब जो नागरिक जो जाते हैं काम करने के लिए वहाँ पर, उससे बड़ी राहत मिल सकती है। अर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? येरेवान। तो देखिए अर्मेनिया यहाँ पर है, येरेवान। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने हाल में ही संसदीय चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। तो अर्मेनिया जो है वो कॉकेशस पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है और ये देख के लग रहा है कि स्थलरूप देश है। इसमें लेसर या लिटिन कॉकेशस पर्वत अर्मेनिया के अधिकांश भूक्षेत्र पर यह विस्तृत है। इसकी चोटी अगर देखें तो माउंट अरागाटस, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी चोटी है। नेक्स्ट इसमें नदियाँ देखें तो अरास, हरजादान और अरपा और वोरोटन झील लेक सेवन है। इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की है नहीं, बस याद रखिएगा कि कॉकेशस पर्वतमाला के दक्षिण में यह स्थित है। कॉकेशस पर्वतमाला यहाँ पर है। तो चलिए आज के लिए तो करंट अफेयर्स इतना ही था। आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पे। तो अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।